अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ प्रोग्राम आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अफ्तादुल बलाद या कराची जो कभी अरूसुल बलाद कहलाता था उससे करेंगे, लेकिन पहले जिक्र हो जाए कुछ 7 समंदर पार एक छोटे से मुल्क का। नाज़रीन, होगो शावेज वेनेजुएला के उन रहनुमाओं में से थे जिनके सीने में दिल नहीं वेनेजुएला और वेनेजुएलियंस के सीनों में दिल नहीं होगो शावेज धड़का करता था। वेनेजुएलियंस ने 4 बार अपना ये धड़कता हुआ दिल प्लासियो डिमेरा फ्लोरस यानी ऐवान सदर में रखा। होगो शावेज 1998 से इंतखाबात जीतते चले आ रहे थे। दिसंबर 2010 के बाद वेनेजुएला शदीद तूफानी बारिशों की जद में था। ये छोटे से वेनेजुएला के लिए इस तिहाई का बदतरीन सैलाब था नाज़रीन, जिसमें 30 अफराद जान से जा चुके थे और 1 लाख के करीब बेघर होकर खुले आसमानों तले आ गए थे। आसमान से बरसती बारिशों ने दरियाओं को मुश्तिल कर रखा था। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी। हसास तबीयत होगो शावेज बराबर मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इससे हमवतनों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो खुद तो नरम गर्म साफ सुथरे बिस्तर में रहे और आवाम कीचड़ में लथपथ होकर खैमों में पड़े रहें। खैमों से होगो शावेज को अपने सहरा नशीन दोस्त मुअम्मर कज़ाफ़ी का वो खैमा भी याद आ गया जो इसे तोहफे में मिला था। होगो शावेज ने अपने स्टाफ को मखसूस अंदाज में आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि कॉमरेड, सामने खैमा नस्ब कर दो। सदर का स्टाफ उसके मिजाज से आशना था, जानता था कि मुतासिरीन के किसी खानदान को खैमे में ठहराया जाएगा। खैमा नाज़िर नस्ब कर दिया गया। शावेज को इत्तला दी गई तो वो अपना ज़रूरी सामान उठाकर ये कहते हुए खैमे की जानिब चल पड़े कि ऐवान सदर के दरवाजे मुतासिरीन के लिए खोल दिए जाएँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक अरसे से मौसमों का गज़ब झेलता चला आ रहा है। रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाली तबाही पंजाब से होती हुई कराची तक जा पहुंची है। इस गज़बनाक जानलेवा मानसून को 4 माह होने को हैं। क्या पाकिस्तान के किसी होगो शावेज ने किसी खैमा बस्ती में रात बसर की? सरकारी महल न सही, सरकारी महल्लात के पीछे ही कहीं खैमे लगाकर अलामती पैगाम दिया कि हम आपके साथ हैं, आपसे अलग नहीं। पंजाब के दरिया बिफरे तो सिंध ने कहा कि हम अलर्ट और सुपर फ्लड के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत सैलाब के लिए तैयारियां करती रह गई और कराची में आसमान से बरसती बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मलीर और लियारी नदियां बिफर गई हैं। थड्डू डैम बिफरने के बाद स्पिलवे से आने वाले सैलाबी पानी जो 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसको हम 33 हाई स्कीम हम जिसको कराची में बोलते हैं। लियारी नदी का जो पानी है वो भी मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत मुतादिद बस्तियों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेयर कराची कहते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन कराची वालों को ये अच्छा दिखाई क्यों नहीं देता है? आसमानों से बरसती जो रहमत है वो मुसलसल जहमत क्यों बनती जा रही है? नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध की बात करें तो उनके मुआविन खुसूसी सलीम बलोच कहते हैं कि नदी नालों में तजावुज़ात मसला है। तो जनाब, ये मसला हल किसने करना है? ये जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी जानिब पंजाब के कड़े दिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मुल्तान अभी भी खतरे में है। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली कहते हैं कि अगले 3 दिन जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्तान खतरे में है। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी का रेस्क्यू सरगर्मियों में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार खासा मुआयनी खेज़ है। क्या इस शिकवे के पीछे क्रेडिट की लड़ाई है? इस सारी सूरत हाल पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल के पास चलते हैं। आज पैनल में हमें ज्वाइन किसने किया है मैं ये आपको बता देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अली फुरकान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुझे कराची से ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ़ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ फ़ारान साहब ने। यहाँ हमारे ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद के सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ़ रफ़ीक साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जुल्फ़कार राहत साहब हमें लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। बात चूँकि ज़्यादा आज हमने इब्तदाइये में अपनी कराची की है इम्तियाज़ फ़ारान साहब, तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये कोई आज की बात तो नहीं है। कराची में जब भी बारिश होती है, अभी तो चले सैलाबी सूरत हाल का सामने है ना पाकिस्तान को, तारीख के बदतरीन सैलाब का, लेकिन कराची में जब बारिश होती है तब हम देखते हैं कि शहर जो है मफलूज होकर रह जाता है और ऐसा लगता है कि इसका हल भी किसी के पास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल कराची पर शिकायत के साथ गुफ्तगू हो सकती है, माजी में ऐसा रहा है, लेकिन आज हम देखें और कल रात को बड़ी सिचुएशन, यानी कल और आज की जो दरमियानी शब थी उसमें सूरत हाल बहुत गंभीर कह सकते हैं, या ज़्यादा बारिश हुई थी और ख़ास तौर पे गडाफ, थड्डो जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, मलीर नदी वगैरह, वो बहुत, लियारी नदी डिस्टर्ब थी। लियारी नदी 2 वर्ड्स, ईसा नगरी जो आपने जिक्र किया, हसन स्क्वायर वाला साइड, उसके बैक वाली साइड पे ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। सोराबगोड मुतासिर हुआ, मलीर मुतासिर हुआ, इधर शाहरा भुट्टो उधर डिस्टर्बेंस हुई। और बाकी जो अगर शहर के दूसरे इलाकों की बात करेंगे, शाहरा फैसल अगर हम बात करें, राशिद मिनास रोड बात करें, यूनिवर्सिटी रोड हम अगर बात करें, तो उस वक्त मैं 3:30-4 बजे तक खुद भी इसको देखता रहा, तो वहां पे इस तरह की इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं थी। शायद इस वजह से नहीं थी कि तमाम इदारे अलर्ट थे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेगुलर पुलिस, रेंजर्स,
और जो रेस्क्यू 1112 ये सारे के सारे ऑन बोर्ड थे और सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। केएमसी का अमला भी मौजूद था। अलबत्ता बस वही मलीर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगेन वही सूरत हाल आई जो मैं काशिफ से अभी जो ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि जो इलीगल हाउसिंग स्कीम है जी जी उसमें बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो आज वजीर आला सिंध को भी बावर कराया गया। जो अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त भी यानी इससे 1 घंटा पहले तक वो विजिट पे थे मलीर, M9 सुपर हाईवे सब जगहों पर। तो अब ये पॉइंटेशन हुई है। अब उस पर वजीर आला ने जो गुफ्तगू की थी तो उसमें उन्होंने यकीन दिलाया है जो ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी के जो अगेन हमारे साथ पॉइंटेशन हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। M9 पर एक कलवर्ट मजीद तो उसमें सजेस्ट किया है जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने और जो दूसरे लोग थे कि एक से जायद बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान से और जो कीर्थर के पहाड़ों से पानी आता है जो अभी भी आ रहा है, इस वक्त भी आ रहा है, वो डिस्टर्ब करता है जी। अच्छा, और मुझे रेस्क्यू ने इम्तियाज साहब एक चीज यहाँ पर मैं आपको रोककर पूछना चाहूंगी। जी, जी। पानी की जो भी सूरत हाल है वो जाहिर है अगर मजीद बारिश होती है वो वही बात है बिलावल साहब वाली, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि एडिशनल आईजी जो है ये क्यों मुतासर इलाकों के लोगों को कह रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले, बाहर निकलेंगे तो हम आपका चालान कर देंगे। चालान ही नहीं होगा, इवन आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो ये वो हुस्न इंतजाम है जो कराची की शहरी इंतजामिया ने किया और जिसके बड़े दावे किए जाए थे। ट्विटर के ऊपर भी हम देख रहे थे, कहा जा रहा था कि हम सब संभाल लेंगे, हम फ्लड के हम तो सुपर फ्लड को संभाल सकते हैं। देखिए इस पे अगेन ये एक पूरी डिटेल गुफ्तगू थी और डिटेल गुफ्तगू में से एक हिस्सा आया और एक चैनल ने हमारे जो जाहिर है कि हमारे साथी हैं उन्होंने उसका न्यूज स्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि शाहराह बंद की गई थी उस वक्त नाता खान पुल से आगे बलोच पुल जो कहलाता है वहां पे एक तो बहुत बड़ा पॉइंट आता है, वहां पे डिस्टरबेंस होती है, पानी जमा होता है और नर्सरी पे तो कंट्रोल हो रहा होता है वहां पर। फिर उससे आगे नाता खान का पुल आता है तो वहां पर भी अतलाफ से भी पानी आ रहा होता है, गुलिस्तान जौहर से भी, तो वहां पे ट्रैफिक जाम होता है और जब नाता खान पुल डाउन करते हैं तब होता है। तो वहां पर पहले पिछले जब ये हंगामा 8-10 दिन पहले हुआ था तो ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद आए थे। तो AIG ने उस वक्त कहा था कि जो विजिट पे थे वो उन्होंने कहा कि जो लोग घूमने की घर से बाहर निकलते हैं, जो बरसात को एंजॉय करने निकलते हैं और जब हम रास्ता बंद बताते हैं और वहां पे भी वो ज्वाइन करते हैं तो ऐसी गाड़ियों को उन्होंने कहा था कि हम चालान भी करेंगे और अगर हुआ तो हम बंद भी कर देंगे। जो शाहराह बंद की जाए, जो डाइवर्जन दे दिया जाए तो उस डाइवर्जन को फॉलो किया जाए। तो उसमें कुछ जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि उस वक्त नामुनासिब उन्होंने कोई बात कही थी। इम्तियाज साहब एक सेकंड देखें, कराची में अगर आप डिफेंस में भी रहते हैं ना, DHA में भी रहते हैं ना, और कराची में अगर पानी है, कराची में अगर बारिश है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी इंजॉयमेंट के लिए निकल सकता है। जब DHA के रिहायशी नहीं निकल सकते, क्लिफ्टन के रिहायशी नहीं निकल सकते, तो बाकी लोग क्या निकलते होंगे? फर्ज कीजिए कि अगर किसी के पास हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि वो बाहर निकल आए अपनी फैमिली को लेकर, तो आप उसको इस तरह से थ्रेट करेंगे और फिर मुझे अफसोस है आप कह रहे हैं कि इसमें आपको नामुनासिब बात कोई नहीं लगती। आप खुद इंतजाम करें ना भाई। बात को पूरी देखें, बिल्कुल सही है, इंतजाम किया, रात को इस तरह से चेक हुआ, सारे रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्काउट्स, रेस्क्यू 1112 सारे के सारे मौजूद थे। तो उसकी वजह से आपने देखा रात भर सिर्फ हम मलीर को डिस्कस किया, हमने गडाब को डिस्कस किया, थड्डो डैम को डिस्कस किया, बाकी शहर में ओवरऑल गुज्जर नाला, औरंगी नाला, लियारी नाला उसके उस तरह सूरत हाल नहीं रही। गुज्जर नाले पे एक शिकायत आई कि वहां घरों में पानी भर गया था। आई थिंक ये हमारा प्याला होटल कहलाता है, उस तरफ ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन वो वहां से क्लियर हो गई। बात यह है कि जो AIG ने जो बात की थी उस हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि चूंकि उस 10-15 रोज पहले ये सारी सूरत हाल आई थी और उसमें एक बड़ी कैलकुलेशन थी, पूरी थारोली मीटिंग हुई जिसमें 1-2 मीटिंग्स में हम लोग भी गए थे, हमें भी इनवाइट किया गया था खास उसमें कि जनाब इसमें मशवरा दे कि क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो जहां जहां पर पॉइंटेशन थी 13 से ज्यादा पंपिंग स्टेशन, तो आपने मशवरा नहीं दिया कि भाई इतने अरसे से, इम्तियाज साहब सॉरी मुझे आगे जाना है लेकिन मैं बस ये मुख्तसरन पूछना चाह रही हूँ, आपने ये मशवरा नहीं किया कि ये जो अप्रैल 2025 में आपने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने का ऐलान किया था, कुछ इस पे भी आप कर लेते? बिल्कुल, ये आपकी बात से एग्री, ये बात अगेन कहा गया है, उसमें उन्होंने फिर यकीन दिलाया वजीर आला ने
कि जो नाजायज जो तजावजात और हैं इम्तियाज मजीद साहब, नफी के अंदर आपने हो, कराची के तैयारी तमाम में- शहरियों की तरह मुझे उम्मीद है यकीन कर लिया होगा उनकी बात पे, इसीलिए आप यहाँ बैठ के हमें नहीं कह नहीं रहे हैं नहीं कि नहीं बड़ा हम फील्ड में आसमा हम देखें, हम कंटोनमेंट के इलाकों की बात ही नहीं कर सकते। कंटोनमेंट के इलाके जो कोरंगी रोड के लाता है, पानी भर जाता है, निकालते नहीं है, उस पर भी मेयर को कहा जाता है। जब हम ये बात करते हैं तो लोग बोलते हैं जी। अब डिफेंस में इस साल अच्छी सूरत हाल ये रही कि दरमियान में बरसाती नाले बनाए गए जो अरबों रुपए से बने, तो हाँ। उन बरसाती नालों की वजह से वो इस भी सर साल जी डीएचए में डिफेंस इसलिए के बनाए जो- गए कि डीएचए के शहरी जो हैं वो उधर ऑफिस के बाहर चले गए थे, उन्होंने वहां जाकर एहतजाज किया था, और वो डीएचए में कौन लोग रहते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते करने हैं। नहीं दिया, वो करने ही नहीं दिया था आसमा, करने ही नहीं दिया था एहतजाज। वो मेयर के घर के आगे था। हम मेयर कराची से उस वक्त ये कहा करते थे मुर्तजा वहाब से कि आपके घर के आगे 1.5 फीट पानी है, तो बोला यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम दूध सब जगह जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा। उस वक्त करने नहीं दिया था। एफआईआर दर्ज की गई थी, लोगों को सख्ती से मना किया था, चैनल्स को मना कर दिया गया था। और आपको याद होगा 4 साल पहले वजीर आला ने अपने पंपिंग स्टेशन वहां पे पंप भेजे थे, जो डिफेंस का पानी उन्होंने वहां से निकाला था। चलिए सर, तो उनकी उसकी उनकी सिर्फ उनकी कवरेज मेहरबानी करने कि दी उन्होंने गई थी। अपने पंपिंग स्टेशंस वहां पर भेजे थे। अब लेट्स सी, सुपर फ्लड के लिए ये लोग तैयार हैं। आई विश कि आज का सारा शो जो है ना इम्तियाज फरहान साहब, वो मैं सिर्फ एक आपके साथ कर सकती, बिकॉज आप कराची से तशरीफ रखते हैं। मैं 8 साल कराची में रही हूँ, आपने भी 4 साल का जिक्र किया, तो उन 8 सालों में तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि अगर यहाँ पे 40 साल देखा। भी और इन्हीं लोगों के पास रहा कराची तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आई एम रियली सॉरी, बट दिखाई यही देता है। खैर मैं आगे आ जाती हूँ। अली फुरकान साहब, अली फुरकान साहब, सब जानते हैं जब हम कराची की बात करते हैं कि कराची का असल मसला जो है वो तजावुज़ात का है। वज़ीर आला सिंध के जो मुआविन खुसूसी हैं वो फिर यही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मरज़ की तशख़ीस हो ही गई है, चले अगर आप पहुँच ही गए हैं जड़ तक, तो अब इलाज कौन करेगा? क्यों इलाज शुरू नहीं हो पा रहा? पहले तो मेरे ख्याल में इम्तियाज़ फरहान साहब ने जो पिक्चर बताई है, अल्लाह करे यही सूरत हाल हो कराची की, और जो हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं लोगों से वैसी सूरत हाल नहीं है, तो ये तो बड़ी काबिल इत्मीनान बात है। अर्बन फ्लडिंग का मसला यकीनन है जी, सिर्फ कराची नहीं बाकी शहरों में ही है, और हर जगह पे ही उसकी वजह जो आपने बताई है यही बताई जाती है। हमें तमाम माहिरीन यही बताते हैं कि उसकी वजह तजावुज़ात हैं, और जो बरसाती नाले हैं उसके जो राह में रुकावटें हैं ये हैं, तो यही उसका हल जो है वो तजवीज़ करते हैं। लेकिन मसला वहीं आ जाता है जहाँ पे आपके मफादात टकराते हैं, आपकी हुकूमतों में बैठे हुए लोगों के, आपकी इंतज़ामिया के लोगों के कहीं पे जाके जब मफादात टकराते हैं तो वहाँ पे उस की तजावज़ात की राह में वो रुकावट बन जाते हैं। तो ये ही मेरे ख्याल में मसला है, और इस जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक अर्बन फ्लडिंग का जो ख़तरा जो है वो रहेगा, बल्कि हर गुजरते साल क्या के लगता है साथ ये आपको बढ़ता अली, जा रहा कौन है जो ये मसला हल नहीं होने दे रहा है? मेरे ख्याल में इंतज़ामिया और हमारी सियासी क़यादत को अपने जो भी उनकी राह में हाइल रुकावटें हैं, जो उनके मफादात कह लीजिए, चाहे वो सियासी सिंध का जो मफादात हैं, सिस्टम चाहे- है, पूरा जो सिस्टम है, चलिए आप उसको पॉलिटिकल सिस्टम बोल दीजिए, आपको नहीं लगता कि वो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? यकीनी तौर पे है। आप उसको बरीजुमा कैसे कह सकते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को? वो आप देखिए मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये तीसरी दफ़ा तसलसल के साथ कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। बाकी जमातें भी उनके साथ शरीक इक़्तिदार में रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर आती है तो वो पीपल्स पार्टी है। कराची के हालात में मैं कहता हूँ यकीनन हम कुछ तस्लीम करते हैं, फरहान साहब ने जो तस्वीर की कुछ यकीनन बेहतरी आई है माजी की निस्बत में, लेकिन क्या ये वाकई है? क्या आप मुर्तज़ा वहाब से पूछें क्या वो मुतमिन है? क्या वज़ीर आला सिंध इस सूरत हाल से मुतमिन है? अगर वो कहते हैं कि वो मुतमिन है इस सूरत हाल से, तो हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने वाकई काम किया। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बात ना वज़ीर आला सिंध कह सकते हैं, ना बिलावल भुट्टो कह सकते हैं, ना मुर्तज़ा वहाब कह सकते हैं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है वो मुतमिन है उससे, और उन्होंने जो इंतजामात किए हैं वो आइडियल है। यकीनन लोगों को मुश्किलात हैं, इसी वजह से जो बयानात जिनकी आप अक्कासी करेंगे लोगों की, वो इसमें हम थोड़ी सी इजाजत, इसमें अदालतों को भी शामिल करें कि अदालतें जो यक लख्त स्टे ऑर्डर दे देती हैं उसके ऊपर उन्हें एक टाइम रखना चाहिए स्टे ऑर्डर का। बहुत सारी हाउसिंग स्कीमें, बहुत सारी तजावजात स्टे पर खड़ी हुई हैं। स्टे के ऊपर ये हमें अदालतों को भी कहना चाहिए कि हमारी आला अदालतें, तो सर जी अदालतें तो बहुत सारी बिल्डिंग्स के हवाले से ये भी फैसला देती हैं कि इनको फौरी तौर पर खाली करा लें, इनमें कोई रिहाइश न इख्तियार करे, उस वक्त भी शहरी इंतजामिया सोई रहती है, दर्जनों जाने चली जाती है। फिर सर जी शहरी इंतजामिया को कहाँ पे आप वो कोशिश करेंगे? इम्तियाज फरहान साहब, आप ना आज मुझे बड़ा वो क्या कहते हैं, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, आज तो आप मुझे बड़े मासूम कराची के शहरी दिखाई दे रहे हैं इम्तियाज फरहान साहब।
नस्ला टावर तुड़वाया ना, जिद में तुड़वाया या कानूनन तुड़वाया ना इसी अदालत ने। सर जी मैं और तो कह रही हूँ शेरी- आपके साथ एक प्रोग्राम होना चाहिए पूरा कराची के ऊपर। अब हम तो रहे हैं कराची में, हम बड़े सारे मसाइल जानते हैं कराची के, पर आपकी इजाजत से इम्तियाज फरहान साहब मैं काशिफ रफीक साहब की तरफ जाऊंगी जो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी का मूड काशिफ साहब अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी साख जो है कराची में दाव पर लगी हुई है। और पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की काशिफ साहब, तो वो इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही है, अपनी साख की उनको फिक्र क्यों नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर का जब उन्हें पता चलता है बड़ा वो कंसर्न शो करते हैं, लेकिन कराची के हाल से वो क्यों बेखबर है, ये क्यों शो कर रहे हैं कि वो बेखबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल पे आने से पहले जी जो आपने इब्तदाइये में एक खैमा बस्ती और एक चीज़ डिस्कस की, मैं उसके हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने। मैं ये सोच रहा था कि आप किन लोगों से क्या मुतालबा कर रही हैं कि ये मुतासरीन के साथ एक रोज़ खैमे में रहें तो इनको दुख का एहसास हो। ये जो लोग अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकते, जो लोग जनूबी पंजाब में विज़िट पे जाते हैं तो छतरी इनका गार्ड उठाता है साथ बारिश में, ऐसे है। जिन्होंने हर शहर में बिलावल हाउस के नाम पे एक खैमा बस्ती नुमा घर बना रखा है, वो लोग जाके उनके साथ खैमों में रहेंगे, उन बस्तियों में रहेंगे और उनका एहसास होगा कि सैलाब से मुतासिरीन का हाल क्या है। खुदा को माने ये कराची में को पहली दफ़ा बारिश हुई है, को पहली दफ़ा सैलाब आना है यहाँ पे। इससे पहले भी एक सैलाब आया था, बिलावल साहब हेलीकॉप्टर पे विज़िट कर रहे थे और वो इतने परेशान थे, उनका दिल इतना गिरफ्ता था कि उनकी आंखों से आंसू थे। मुझे तो वो फुटेज भी याद है। अभी वो मुल्तान जहाज पे गए काशिफ और साहब, लाहौर से मुल्तान उन्होंने जहाज पे संलग्न मैं देखिए ना, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ अली फुरकान साहब, काशिफ साहब बहुत माजरत के साथ, पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अली फुरकान साहब वैसे पूछा तो आपसे ये भी जानना चाहिए कि अभी गवर्नर केपी के, जब केपी के में इतनी बुरी और इतनी बेतहाशा मैं कह रही हूँ सिचुएशन ख़राब थी, वो ब्रसल्स घूम रहे थे। वैसे आपके साथ भी एक अलग शो उस पे करना बनता है। काशिफ साहब अब आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये जितने आपने सियासी जवाब लोग नहीं लिया, नहीं, मैंने तो कमेंट किया, मैं तो सवाल किया ही नहीं। ये मैंने कहा जितने पूछना बनता सियासी है। लोग हैं, इनके घर बाहर कंक्रीट के मुलाजमीन, चीज़ें, हर चीज़, और ये सारे माली मफादात का शिकार है। मुझे आप बताएं कौन सा नजरिए के ऊपर सियासत कर रहे हैं जी। आज आप कह रहे हैं जी गैर वो कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, एनक्रोचमेंट। मैं पिछले 1 महीने से आपके शो में पीट रहा हूँ, केपी के से पीट रहा हूँ कि भाई केपी के में पानी आया, यहाँ पे आप भी गुजरगांव के खिलाफ ऑपरेशन कर दें। आपने इन हाउसिंग सोसाइटी वालों को खरबोपति बना दिया। इन्होंने यहाँ से गरीब आदमी का पैसा लूटा, बाहर जाके जदादे रखी। पता नहीं शायद इनको कहीं से ऐसा कोई पता लगा है, किसी मुफ्ती ने ऐसा फतवा दिया है कि जितना माल ज्यादा होगा अल्लाह पाक बगैर हिसाब किताब के आपको जन्नत में भेज देगा। शायद ये इस बात के ऊपर चल रहे हैं। इनको ये सोच नहीं है कि अल्लाह को भी जवाब देना है। इस पैसे ने कहाँ तक काम आना है, इस पैसे ने कब्र में आपने इस पैसे को लेके जाना है। जिसने गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी बनाई, जिसने उससे फ़ायदा लिया, जिसने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए, जिसने गरीब का खून निचोड़ा, गरीब के साथ जुल्म किया, क्या उसको ये नहीं एहसास कि उसने एक दिन मरना, अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ पे मसला है, गरीब मर रहा है सैलाब में, पानी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। जैसे पानी थोड़ा सा सेटल होता है इंडिया और पानी छोड़ता है, थोड़ा सा पानी सेटल होता है इंडिया और पानी छोड़ता है। आप मुझे बताइए, कारोबार लोगों के तबाह हो गए, घर बह गए, फसलें तबाह हो गई, और इसका तखमीना जब लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का हुआ क्या नुकसान। लेकिन हमने एक जुमला नहीं बोला कि जी जिसने आप ही गुजर गाय इनक्रोच करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाई, हाई राइज बिल्डिंग बनाई, जिसने इस अमल में शामिल हुआ, उन सबको कटहरे में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अदालतें भी अपनी, अफसरान भी अपने, ब्यूरोक्रेसी भी अपनी, फिर हुकूमत भी अपनी, सियासत भी अपनी। ये सारे पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरमायाकार के, सनतकार के मफाद के हिस्सेदार हैं। किसी से कोई चीज ले रहा होगा, कोई गिफ्ट ले रहा होगा। ठीक हो गया। मैं आखिरी एक जुमला जी जी, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सियासतदान हो, मास में फोटो सेशन के मुझे आप बता दें कि किसी के मुंह से ये बात निकली हो कि यार आज हम भी उस मुतासिरीन के साथ बैठ के एक रात का खाना खा के देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी उसके साथ करती क्या है। ब्यूरोक्रेसी कहती है आपने मीडिया को खबर ली किया, जाके मीडिया से जो सी फेवर ले लें। जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहता ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की, उन्होंने इसी सैलाब की वजह, उनके अपने वुज़रा ही उनके खिलाफ खड़े हो गए आपके सामने। बात सुनने को तैयार कोई नहीं है। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जनूबी पंजाब का जिक्र किया था। हमें जुल्फ़िकार राज साहब ने ज्वाइन किया है
लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ हमें जनूबी पंजाब के हवाले से कुछ बात कीजिए। जुल्फ़िकार साहब, हमें बताइए कि वो मुसलसल ख़तरे में है, वहाँ से इमदादी सरगर्मियों पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू बोट्स के हवाले से रिश्वत की शिकायत सामने आ रही हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अज़मा बुखारी साहिबा ने कल बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि सैलाब के नाम पर नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ऐसा ही हुआ है। जुल्फ़िकार साहब, नाजायज़ मुनाफाखोरों ने इजाज़त दी ही नहीं, इजाज़त दिए बगैर उन्होंने 10 किलो आटे का थैला जो है वो 2200 का कर दिया, जबकि सरकारी जो नर्ख हैं वो 1800 कुछ रुपए हैं। तो अज़मा बुखारी साहबा ने सही कहा था कि इजाज़त नहीं दी जाएगी इसकी। असल में जनूबी पंजाब या पंजाब की बात करने से पहले कराची पे चाहूँगा कि कराची वो रोशनियों का शहर था, वो कराची जिसपे 62 के अंदर ये बहस हुआ करती थी कि अगले 10 सालों में जी लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क आगे होगा या कराची आगे होगा। ये सारी दस्तावेजात मौजूद है, अखबारात की कटिंग मौजूद है। ऐसे ही है। वो रोशनियों का शहर कराची, फिर उसके ऊपर एक कब्जे की जंग चली, फिर उसके स्टेक होल्डर्स बन गए। अब वो कराची जो फाइनेंशियल हब है उसकी हालत आप देख लें कि वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स थे वो जो मोटरसाइकिल पे थे वो मर्सिडीज के ऊपर चले गए, जो रक्षा चलाते थे वो लैंड क्रूजर के ऊपर चले गए, अरबपति हो गए। लेकिन वो कराची वो माफियाज के हाथों इस हद तक आगे चला गया कि वहाँ पे कभी ड्रग्स के नाम पे, कभी लैंड माफिया के नाम पे, कभी टैंकर माफिया के नाम पे, वहाँ माफिया और माफिया। इम्तियाज भाई की बड़ी गहरी नजर है, इन्होंने बड़ा डिटेल से इसका जिक्र किया। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो बारिश हुई है, कल की जो बारिश है 129.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन मेमार में 93.1 है, इसी तरह नॉर्थ कराची में 72.2 है। अब ये बारिश, इस बारिश के अंदर चलो ये तो बारिश थोड़ी रूटीन से ज्यादा हुई, वहाँ रूटीन के अंदर भी बारिश होती है तो हालत ये होता है कि ट्रैफिक की मीलों लंबी लाइनें लग जाती हैं, वहाँ पे कोई नकासी है, आपका कोई सिस्टम, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और कल की सिचुएशन ये है कि मलीर और मेमन कोट के अंदर वहाँ पे हंगामी सूरत हाल थी, और वहाँ पे जो M9 है मोटरवे है, वहाँ पे 4-4 फीट पानी था। अब सिचुएशन ये है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल और बाकी सारे स्कूल बंद थे। अब इन हालात को आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बस सब ठीक है। अब सवाल ये है कि कराची के अंदर तसलसल के साथ जो हुक्मरान हैं उन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या किया। एक इंटरनेशनल सिटी है और इंटरनेशनल सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसे है, कभी किसी ने इस पे सोचा है? मैं अभी आसमान देख रहा था कि वो सिटीज, इंटरनेशनल सिटीज जिसका आपने भी जिक्र किया, कुछ अवेज का आपने जिक्र किया, नीदरलैंड 30% समुद्र से नीचे है। उन्होंने इस सैलाब का सलूशन निकाला। सैलाब, मैं कल भी बात कर रहा था कि ये सालाना सेगमेंट है, हर साल आता है। सवाल ये है कि हमने तैयारी क्या की। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, दरख्त आपने काट लिए, जो जमीनें थी ग्रीन थी उसको ब्राउन करके सारी अपने सोसाइटीज को दे दी। इसके बाद हालात ये हैं कि आपने तैयारी क्या की है। नीदरलैंड 30 समुद्र से नीचे है, उन्होंने उसका सलूशन निकाला। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हमसे किसी चीज का हल निकल ही नहीं पा रहा। जुल्फ़िकार साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ऑलरेडी सेगमेंट जो है हमारा बहुत ऊपर चला गया है। जनूबी पंजाब के हवाले से मैं चाह रही थी सबसे बात करते, लेकिन चले, जो आपने कराची के हालात बताए हैं वो भी सेम ही है मेरे ख्याल में। उसके जहाँ जहाँ आपने कराची लगाया है वहाँ पंजाब लगा लें, वहाँ पंजाब के किसी भी शहर का नाम लगा लें, तो सिचुएशन तो वही है सर, सेम ही है। तो मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। अब कुछ हम बात करेंगे एहतसाब के निज़ाम की, एक मुजव्वज़ा तब्दीली की जिसका मकसद बड़े सरमायाकारों और सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आप जानते हैं नाज़रीन, इस पर यकीनी तौर पर किसी को इतराज़ नहीं होगा, होना चाहिए भी नहीं है कि फ़र्द और रियासत के दरमियान ये जो एक इमरानी मुआहिदा है इसकी बुनियादी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन यहाँ तो सरमायाकारों को नैब, FIA और FBR से तहफ़्फ़ुज़ देकर करप्शन से आंखें बंद करना नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से कवानीन में तब्दीली लाने का फैसला हुआ है। SECP एक्ट 1947 में तरमीम की जा रही है, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लाजमी होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से कबल SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की इजाज़त हासिल करें।
इतलात हैं कि SCCP के रेफरेंस के बिना किसी वफाकी या सूबाई तहकीकाती इदारे की तरफ से इंक्वायरी नहीं की जा सकेगी, और अगर कोई मामला पहले ही SCCP के सामने हो तो किसी इदारे को कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। इससे पहले एक तरमीम के जरिए नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस की इंक्वायरी से दूर कर दिया गया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये मुजवज़ा तरमीम सनतकारों को महफूज बना रही हैं या करप्शन को? इससे करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, और क्या इस किस्म के कवानीन से सोसाइटी करप्शन फ्री हो पाएगी? ये सारे सवालात हम अपने पैनल के सामने रखते हैं। मैं अली फुरकान साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो तरमीम होने जा रही है, इससे सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या करप्शन को? सर पहले तो ये बता दें हमें ज़रा। देखिए, सरमायाकारों का ये मुतालबा था। नैब ने अब तक जो तरमीम की थी इससे पहले, उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनका ये एक तरह से जायज़ मुतालबा था कि बिल्कुल ही गिरफ़्तारी का बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी तहकीकात के उनकी इजाज़त देना ये एक मुनासिब नहीं है। और आप देखिए कि नैब के माजी के अमल को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि नैब ने अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं उससे, चाहे वो सियासी तौर पे उनके मकासद तो हासिल हुए, लेकिन जो मुल्क के अंदर करप्शन का निज़ाम जिसकी बात कर रहे थे, जिसके खात्मे की वो के लिए बनाया गया, उसमें कोई खातर का पेशरफ नहीं हो सकी, और हमारे यहाँ कारोबारी तबके को खासी तशवीश इस सूरत हाल से जो है वो लाहक थी। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। और जिस तरीके से एक नतीजे के ऊपर हमारी सियासी क़यादत पहुँच चुकी है कि करप्शन के मामले को हमने जितना इसका डंडोरा पीटा है, हम अमली तौर पे हमने उससे मुल्क की सनत को, मुल्क की मैशत को, मुल्क में जो है बाकी निज़ाम को जो है वो नुकसान पहुँचा है। तो हमें इसके ऊपर यकीनन हम इसके ऊपर ब्लैंकेट छूट नहीं दे सकते, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इससे हम अपने सियासी मकासद जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है या इंतज़ामिया होती है वो हासिल ना कर सके, और इसी तरीके से जो कारोबारी तबके के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी जो है वो किसी तरीके से एड्रेस हो सके। क्योंकि ये एक हकीकत है, ये बात अब कही जा रही है कि नैब का जो मौजूदा निज़ाम है वो किसी सूरत भी करप्शन के खात्मे में नहीं बल्कि करप्शन के इजाफे का जो है वही बाइस बना है, और उसकी रिकॉर्ड, उसके जो टारगेट्स हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हैं, वो बिल्कुल साबित करते हैं। और करप्शन का ये निज़ाम भी नैब का प्री बारगेन का जो उसके अंदर क्लॉज है, ये भी एक बहुत बड़ा लकूना है, इसको भी जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। काशिफ साहब, आपको नहीं लगता कि ये कानून तो इम्तियाजी होगा फिर, क्योंकि छोटा सरमायाकार जो है उस पर तो FPR और FIA की तलवार लटकती रहेगी, और बड़े सरमायाकार जो हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा ये कानून बनाने के बाद? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून, एक और फोर्स बना दे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी फोर्सेस बनाई हैं, कभी कोई महंगाई फोर्स, तो डेवलपमेंट फोर्स, और कौन कौन सी फोर्स, कि जो नैब, FIA और FBR को ओवरसी करे, एक और फोर्स बना दें या एक कानून बना दें। कोई इनसे भी तो पूछे कि भाई आप 15 साल पहले, 20 साल पहले नौकरी में आए थे, आपके पास क्या एहसासे थे, आज आपके पास एहसासे क्या हैं, आपके ख़ानदान के एहसासे क्या हैं, आपने डुअल नेशनलिटियाँ क्यों ले लीं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो सनतकार या सरमायाकार मेहनत कर रहा है, मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, उसको आप पकड़ लेते हैं। 30 जून जब क्लोजिंग थी, उससे पहले इस्लामाबाद के FBR के ऑफिस में, RTO ऑफिस जो है, वहाँ पे सरमायाकारों को, कारोबारी लोगों को बिठाया गया। उन्हें कहा जी आपके ऊपर इतनी प्लेंटी पड़ गई है, 4 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आपने टैक्स चोरी किया, आप पोस्ट डेट चेक दे दें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतों ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। सो मैं ये समझता हूँ कि इनको कट टू साइज करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इनको भी तो कोई पूछे कि भैया आप ये काम कैसे करें। और जहाँ तक बात की बड़े सरमायाकार या छोटे सरमायाकार, तो ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पे दौलतमंद मजीद दौलत कमा के मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ताकतवर बंदा और ताकत ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, कार्टलाइजेशन है। छोटे बंदे का तो पाकिस्तान में जीना महाल है, वो तो सलाब की नज़र है। वो छोटा कारोबारी लोग हों, वो आवाम हो, वो तो उसकी नज़र है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की सनत का पहिया चलाने के लिए बहरहाल आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे उनको थ्रेट ख़त्म हो। आपने अगर इस मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, गैस सस्ती करनी पड़ेगी, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, और इनकी जो इलीगल डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हैं इन इदारों की, जो आप साल इंक्वायरी करते हैं, कोर्ट में केस चलते, बाद पता लगता है जनाब केस में निकला कुछ नहीं और आप बरी हो गए। अब आप बताएं को 5-7 साल जो वकीलों को पैसे दिए, सारे मामलों के किया, इकदाम अच्छा है, लेकिन इन इदारों के लोगों को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सर्विलेंस जब तक नहीं लगाएंगे, चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, पहले नैब के इख्तियारात महदूद किए गए, वो 50 करोड़ से कम के केसेस में हाथ नहीं डाल सकती। अब उसका और दिगर मालियाती तहकीकाती इदारों का जो किरदार है वो महदूद कर दिया गया। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत के लिए करप्शन मसला नहीं है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कानून से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत चाहती है। तो क्या करप्शन में छूट देकर हम उनके लिए पाकिस्तान को पुरकशिश बना रहे हैं? ये एफर्ट हो रही है? ये नाक़दीन सही कह रहे हैं इस बारे में?
देखिए आसपा, किसी भी मुल्क के अंदर सरमायाकारी की आप बात करते हैं तो उससे पहले ट्रांसपेरेंसी मस्ट होती है। अभी जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जब से वो आए हैं मुल्क के अंदर कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया, कोई करप्शन नहीं हुई। जुबैर साहब ने उसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, सबूत भी दे दिए हैं। यहाँ पे पहले इमरान खान के दौर में भी ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी नैब बहुत जुल्म कर रही है और नैब को इख्तियारात को महदूद करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने एक पूरा प्लान बनाया और उसमें वो कामयाब रही। और इमरान खान का जो प्लान था ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा कंट्रोल करने का और उसको स्ट्रीमलाइन करने का, वो सारा का सारा उन्होंने फेल कर दिया। उसके बाद सियासतदान आ गए। हाँ। अब सियासतदानों ने, जिस तरह काशिफ रफीक साहब कह रहे थे, उन्होंने नैब के ऊपर एक चढ़ाई की और उन्होंने एक नया कानून बनवा दिया कि जी इतने से ज्यादा पैसों पे आप पूछ नहीं सकते और उससे नीचे हमारी करप्शन का लेवल ही नहीं है, वैसे लेवल नहीं है, जाहिर है उस पर किसने पूछना है। अब करप्शन की सिचुएशन ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पे नैब कुछ सोसाइटीज के अंदर कार्रवाई करके थोड़े बहुत पैसे निकाल के वो मुतासिरीन को तकसीम करते हुए, चेक्स देते हुए तस्वीरें चेयरमैन नैब की आ जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली नैब का जो रोल था वो रोल अब खत्म हो गया। जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जो स्ट्रक्चर था, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन का एक म्यार था, जो यहाँ पे माहिरीन आने थे वो नहीं आए, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और अभी भी जो लॉ बन रहा है ये भी एफबीआर के अंदर कुछ बिजनेसमैन है, उनका एक कल्ट है, उनका एक प्रेशर ग्रुप है और वो अपने प्रेशर ग्रुप के जरिए ये सारी लेजिस्लेशन करवा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ये खुद बताए कि वो टैक्स देती कितना है। 30 लाख लोग टैक्स देते हैं भाई 25 करोड़ के मुल्क के अंदर। क्या इस तरह मुल्क चल सकते हैं? पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेशन का सिस्टम क्या है और हमारे यहाँ टैक्सेशन का सिस्टम क्या है? एफबीआर के से वैसे ही लोग डरते हैं, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आने से लोग डरते हैं। पहले उस सिस्टम को थोड़ा, मेरा ख्याल है, बेहतर करना होगा, रिफॉर्म्स करनी होंगी, उसके बाद जाके ये सारी चीजें बेहतर होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, सिस्टम को बेहतर करने की बात हो रही है तो जाहिर है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश है। ऐसी एक बेहतरी जो है वो 5G और डिजिटल इंफॉर्मेशन पर जो हो रही है, साइट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको लेकर सामने आ रही है। मुल्क के 65% नौजवानों के लिए कहा जा रहा है कि ये इकदाम जो है ये बड़ा बेहतरीन होगा और हुकूमत इस पर बहुत सारा और काम करने जा रही है। तो जुल्फ़िकार साहब, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जाते जाते इस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा इस सेगमेंट में। देखिए आसमा, ये बहुत ही जरूरी था। देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा भी हुआ कि पूरी दुनिया बिलियंस डॉलर लगा के इस सिस्टम को, इंटरनेट सिस्टम को तेज करने के लिए बिलियन डॉलर लगाती है। पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ कि बिलियन डॉलर लगा के इसको आपने स्लो भी किया। हाँ। और अब जाके अगर इसकी रियलाइजेशन हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये नौजवानों के लिए जो इंडिया ने किया और पूरी दुनिया के अंदर आईटी के अंदर इंडिया ने एक्सपोर्ट करके बिलियन डॉलर कमाए, वो पाकिस्तान बहुत पहले से कमा सकता था। लेकिन बदकिस्मती है कि हमने आईटी हाउसेज उस तरह से नहीं बनाए। हमने ऐसे जो मुख्तलिफ एरियाज को डेवलप करके वहां पे नौजवानों को मौके दे सकते थे वो नहीं दिए। अब जाके अगर ये रियलाइजेशन हो रही है तो पाकिस्तान का नौजवान के अंदर बड़ी पोटेंशियल है। सिर्फ ये इंटरनेट का मसला और 5G और बाकी ये दीगर इश्यूज अगर हल कर लिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है और बड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है। और पाकिस्तानी नौजवानों को अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रखें और यहाँ एंगेज करें और यहाँ पे ये काम करें और आईटी में पैसा कमाएं, तो उसके लिए उनको मौके देना, फैसिलिटेशन देना ये मस्ट है। वरना आपको पता ही है कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और हर नौजवान बाहर जाने की बात कर रहा है। तो इस सिलसिला को भी यहाँ रोका जा सकता है अगर फैसिलिटेशन इस तरह हो जाए। ठीक हो गया जी। और इस बारे में सोचा भी जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में हम देख भी रहे होंगे। बहरहाल जी, हम जहाँ पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर ये जो एक कुछ नए कानून की हम बात कर रहे थे जिससे सरमायाकारों को, बड़े सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हो रही है, तो मैं सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। इम्तियाज़ फरहान साहब, आप ये बताइएगा कि जब हम कानून की बात करते हैं तो सख्ती से बिला इम्तियाज़ नफाज चाहता है, चाहे वो कोई भी कानून हो। सख्त कवानीन का नफाज जो है वो मसला होता है। बरतानिया और यूरोप में देख लें कि आज फर्स्ट वर्ल्ड में अगर वो कानून पर सख्ती से अमल कर रहे होते या नफाज हो रहा होता तो फर्स्ट वर्ल्ड में होते। बरतानिया में एक वजीर ने कम टैक्स अदा करने पर इस्तीफ़ा भी दे दिया। हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसालें नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये मिसालें ज़रूर आ रही हैं कि कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि फैसला जो हुकूमत ने किया ये सही है, ये वक्त की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं ये कुछ और मकासद है इसके पीछे? देखिए, इसके साथ साथ आपने कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो बनानी होगी। क्या चीन की जब एक्सपोर्ट हो रही थी, शहबाज शरीफ
साहब जो वजीर आजम है, नायब वजीर आजम है इसहाक डार की, आप लोग स्टेटमेंट दिया, हमने कोट नहीं की थी कि उन्होंने कहा कि जी बिजनेस कम्युनिटी ने चीन की जब चीनी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। गंदुम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें यकीन दिलाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या नाइब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूछा कि भाई आपने मुझसे कमिटमेंट की थी? और सरमायाकारों ने की थी ना, मैंने और आपने तो नहीं की थी, या हम किसी कॉमन मैन ने तो नहीं की थी, इन्हीं बड़े सरमायाकारों ने की थी। हम जागीरदार के पीछे लगते हैं, और लेकिन 10 अव्वल तो पाकिस्तान में जागीरदारी निजाम है नहीं, अगर हो भी तो 10 जागीरदार मिलकर चीनी की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़वा सकते। ये 2 सरमायाकार मिलकर चीनी की कीमत 50 रुपए किलो बढ़वा सकते हैं। तो इन्हें भी तो किसी नेट में लाना होगा कि ये कितना बिजनेस देते हैं। ये थ्रेड की तो बात करते हैं। एक और ये हमारा जो सरमायाकार तबका या बिजनेस कम्युनिटी का तबका एक बात कहता है, वो कहता है कि जनाब ये कैपिटल फ्लाई कर रहा है। मुझे 30 साल के दौरान एक बता दे बिजनेस कम्युनिटी का बंदा जिसका कैपिटल फ्लाई करके कहीं गया हो। इन्वेस्टमेंट जरूर गई है, यहाँ से माल बना के दुबई में उसने जायदाद जरूर खरीदी है, बांग्लादेश में जरूर कैपिटल फ्लाई, वो भी कैपिटल फ्लाई नहीं हुआ था। हमारी चन्यूट कम्युनिटी के लोग जो कि बांग्लादेश में रहते थे, वहां पे उन्हें फैसिलिटेट किया गया, वो वहां पे उन्होंने जाके टेक्सटाइल मिलें लगाई। बनना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर किसी को फैसिलिटेट करना है तो आईपीपीस को फैसिलिटेट किया गया था, तो पाकिस्तान के लिए 1 रुपए की रियायत देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के लोगों को। और अगर हम इनको कह रहे हैं तो जो एक चेयरमैन थे एफबीआर के, इमरान खान ने अपॉइंट किए थे जेडी साहब, उनका तो कहना था एफबीआर के जो 5000 लोग हैं घर भेज दें, सब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। उन्हें तनख्वाह दें, उन्हें कहें भाई ये तनख्वाह आपने लेनी है और तनख्वाह लेके आना है, और बल्कि आए नहीं आप दफ्तर में और सारे काम हो जाएंगे। तो एफबीआर जो भी काशिफ बात कर रहे थे, जो देखिए ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि अभी जो बिजनेस कम्युनिटी और ताजिर बिरादरी से हड़ताल करवाई गई थी, उसके पीछे हमारे अपने इदारे मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब हड़ताल करें, प्रेशर बनेगा, फिर हम हुकूमत से ये बात मनवा सकेंगे। अब इसके ऊपर पूरी बाइंडिंग्स होनी चाहिए। जहां उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है वहां पर उनकी जिम्मेदारी भी होना चाहिए। अब कहा इब्राहिम अली भाई ट्रस्ट जो स्कूल बनाते थे, दाऊद ट्रस्ट, इस तरह के लोग अब सरमायाकारों की जानिब से आप देखेंगे तो आपको कोई रिलीफ का काम इंडिविजुअली तो मिलेगा, आपको कलेक्टिवली नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी को तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसके बाद वो पाकिस्तान को सर्व क्या करेगा। और दूसरी बात एक जो अस्मा, ये एक जो जुल्फकार राज साहब से आपने पूछा ना, देखिए 5G और ये जो इंटरनेट के ऊपर जो आसानियां, ये मेरा और आपका हक है, नौजवानों का भी हक है, मेरा और आपका भी हक है। तो अगर आपने स्लो किया था, पाबंदी लगाई थी, उससे मिला क्या? 20-25 यूट्यूबर्स के चक्कर में आप 20-25 लाख हमारे जो ट्रेंड नौजवान हैं जो इससे मुल्क को भी फायदा दे सकते हैं, यहाँ बैठ के फायदा दे सकते हैं, तो आप उनको अगर डिस्करेज करने के लिए स्लो करेंगे, 5G की फैसिलिटीज उस तरह नहीं देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि खुद अपने साथ अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान को उस वक्त नुकसान हुआ था जिस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं, जब चंद यूट्यूबर्स की वजह से ये किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अगर जो यूट्यूबर जिनसे आप डिस्टर्ब हैं उनके लिए हमें छोड़ दें, हम मीडिया वालों को सपोर्ट करें। मीडिया के ऊपर जो कटघरे लगाई हुई है आपने, जो डिक्टेशन लगाई हुई है, उसको खत्म कर दें, हमें बोलने दें, हम उन यूट्यूबर्स को जवाब देंगे। ये सारा मीडिया पाकिस्तान का रियल मीडिया जवाब देगा जो पाकिस्तान के ऊपर एक लफ्ज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जिनसे आप कह रहे हैं सर, जिनसे आप ये कह रहे हैं उनका जवाब ये है कि यहाँ पे एक ब्रेक ले ले। तो नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब जिक्र करेंगे आलमी बदमाश इजराइल की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का, जिसे कोई रोक टोक नहीं है। उसकी बदमाशी का दायरा कार जो है वो यमन और ईरान से बढ़कर अब कतर तक पहुंच चुका है, जो गजा के हल के लिए सालिसी कर रहा था। नाज़रीन, कतर में होने वाले इस हमले की वजह इजरायली शहर यरूशलेम में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की वो कार्रवाई बताई जा रही है जिसमें 6 इजरायली शहरी हलाक हुए थे। इजरायली अखबारात और मीडिया हाउसेस के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को हमास की क़यादत के खिलाफ तैयारी का हुक्म दिया और कल इजरायली फोर्सेस के 10 जदीद तैयारों ने दोहा में ऐन उस मकाम पर हमला कर दिया जहां हमास की क़यादत सीज़ फायर के एक मंसूबे पर गौर कर रही थी। हमले में हमास की सीनियर क़यादत तो महफूज रही, अलबत्ता हमास के ऑफिस डायरेक्टर समेत 6 अफराद शहीद हुए जिनमें एक कतरी मुहाफिज भी शामिल था। इस हमले के बाद कतर ने सीज़ फायर के अमल से हाथ उठा लिए हैं, यानी अब मशरिक़ वस्ता में हालात मज़ीद तशवीशनाक होने वाले हैं।
अमेरिका का कहना इस बारे में यह है कि हमले का फैसला इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने किया, उनसे कुछ लेना देना नहीं। ये एकतरफा हमला अमेरिका या इसराइल के मफाद में नहीं है। दुनिया भर ने नाज़रीन इसराइल की मजम्मत की है और कतर का कहना यह है कि वो जवाब देने का हक महफूज रखता है, लेकिन क्या वो जवाब देगा? और क्या गाज़ा की आग पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेने वाली है? एक अमेरिकी थिंक टैंक इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जो सीनियर फेलो हैं माइकल रॉबिन, वो कहते हैं कि इसराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। तुर्की की नेटो रुकनियत भी उसे इजरायली हमले से नहीं बचा सकती है। इसराइल इसे दहशतगर्दी के सहूलतकार के खिलाफ दिफा का जवाब करार दे सकता है। नज़र मशरिक़ वस्ता की सुलगती सूरत हाल पर हमारा पैनल क्या कहता है? क्या अरब ममालिक को मिलकर अब कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए या मजम्मतों पर ही इक्तफा करके सब्र के घूंट पे लेने चाहिए? काशिफ रफीक साहब, सर ये कतर की जब हम बात करते हैं तो कतर तो अमेरिका का हलीफ है ना, अरबों डॉलर्स की यहाँ पर दिफाई साजो सामान वो खरीदता है अमेरिका से, तो क्या अमेरिका का रद्द अमल जो है वो महज मजम्मत तक महदूद रहेगा या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ मदद करेगा, कुछ करेगा अब कतर के लिए सारी सिचुएशन में? देखें, अरबों डॉलर का साजो सामान से बढ़ के एक अरबों डॉलर का एक बाकायदा एक प्लेन तैयार करवाया गया, ट्रंप साहब को वो तोहफे में दिया गया। फिर आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ट्रंप साहब ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर इस सब का दौरा किया और पता लगा कितने ट्रिलियन डॉलर का जो है वो दिफाई मुआहदा किया। और उस मुआहदे के बाद भी इसराइल जो है उसने अपने टारगेट को हिट किया। पहले ईरान के अंदर जाके कार्रवाई की, अब कतर में कार्रवाई की। इसका मतलब ये पैगाम दे रहा है कि कोई भी मुल्क महफूज नहीं। अब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं इन सब की रविश ऐसी है कि जैसे वो साउथ पंजाब की तरफ ना वो लोग हैं, वो अगर लड़ पड़े ना तो जो कमज़ोर बंदा होता है ना वो कहता है कि अब के मार, फिर मैं तुझे बताऊंगा। फिर वो एक थप्पड़ मारता है, कहता है अब के मार, वो फिर एक थप्पड़ मारता है। तो मसला ये है कि वो इसराइल को कह रहे हैं अब के मार, इसराइल मारे जा रहा है और हम सिर्फ मजम्मत पे हैं, मुरम्मत के ऊपर हम जाने को तैयार नहीं है। देखें, कतर हो, कतर के बाद यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, तुर्किया हो, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। इस बदमस्त मगरूर ताकत में चूर हाथी को जब तक मिल के नकेल नहीं डाली जाएगी, जब तक मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान हैं, जो सरबराहान हैं, वो ये समझें कि चले मैं तो महफूज हूँ, ईरान पे अटैक हो रहा है कोई बात नहीं, चले गजा के मुसलमान हैं, निहत्ते हैं, मर रहे हैं, मजम्मत कर लें, काफ़ी है। कतर के ऊपर हमला हो गया लेकिन सऊदी अरब का मुझे तो कोई मसला नहीं है, यूएई का मुझे मसला नहीं है, अबू धाबी का मसला नहीं। असल मसला ये नहीं था, ये पॉसिबल है। देखिए, इसराइल ने दो टोक पैगाम दिया। उसने कहा जी ज़रूरी नहीं कि हम अमेरिका से हर बात पूछें, हमारी तरफ से अमेरिका को बता देना ही काफ़ी था। अब नेतन्याहू जो है वो जब तक वो इक़्तिदार में है, जब तक वो है, उसने इस मामले को पीछे नहीं हटाना। ये एक इतनी बड़ी आग है। और मैं आखिरी एक जुमला, कतर को ये सोचना चाहिए कि जिसको ट्रिलियन डॉलर के दिफाई मुआहदे किए हैं उस अमेरिका ने जो सपोर्ट नहीं किया, शायद कतर अब यू टर्न ले। ठीक है, इम्तियाज फरहान साहब, आप क्या देखते हैं कि 70 की दिहाई की तरह अरब इसराइल जंग का खदशा आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि कतर का कहना यह है कि वो खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है उसकी और वह जवाब देने का हक रखता है। सऊदीया ने भी उसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। तो क्या कोई जवाबी कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई दे रही है? और अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो क्या ये जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है बाकायदा? देखिए, कतर ना ईरान है ना पाकिस्तान है जो जवाबी कार्रवाई करे। पाकिस्तान में भी जो मई में जंग मुसल्लत की थी हिंदुस्तान ने, वो प्रॉक्सी थी, और प्रॉक्सी थी इसराइल की। इसीलिए मोदी बहुत सारी जगहों पे नाराजगी का इजहार भी करते हैं। वहां पर जो सारी इक्विपमेंट थे, आपको याद है कि जब ड्रोन्स अटैक हुए थे तो उसमें 90% ड्रोन जो है इसराइली ऑपरेटेड थे, कि सिर्फ हमारी इंस्टॉलेशन का करना। वो हमारी लीडरशिप थी जो भी उसने उसका जवाब उस तरह से नहीं दिया। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह लें हमारी, उसमें तमाम आ जाते हैं, नेवल और सारे के सारे। और ईरान के ऊपर जैसे इसने अटैक किया बराह रास्त, तो ईरान ने जब जवाबी हमला किया तो अमेरिका को भी याद आ गया, सारी चीजें याद आ गई। अब टर्की की जैसे आपने बात की, जब टर्की पर होगा तो मैं समझता हूँ वहां से भी उसी तरह से जवाब इसको मिलेगा जैसे पाकिस्तान और ईरान की जानिब से मिला था। ये कम अज कम जो भी काशिफ बात कर रहे थे, हमारे कतर और ये सऊदी इतना ही तौफीक कर ले कि कम अज कम पाकिस्तान को अगर ईरान के चले आपका कोई मसला आता है तो पाकिस्तान को ही कम अज कम सपोर्ट कर ले। इतना ट्रिलियन अरब डॉलर के आपने वहां पे अमेरिका से कर लिए, और आप पाकिस्तान को अगर 2 अरब रुपए भी 2 अरब डॉलर भी देते हैं, सऊदी अरब दे या कोई, तो वो बैंक में रखने के लिए देता है कि ताकि आलमी सतह पे हमारी कोई साख बेहतर हो जाए। तो क्या ये हमें और ईरान को नहीं सपोर्ट कर सकते? कर सकते। कतर का मैं समझता हूं जवाब यही है कि वो पाकिस्तान और ईरान को सपोर्ट शुरू करे, जो कि उन्होंने करना नहीं है। अब लेकिन जिस तरह ये दीवार से लगाए जा रहे हैं,
तो ये दीवार से लगाया जाना ही इनको शायद खड़ा कर दे, और वरना तो यमन को जो अटैक किया था इसराइल ने, वो सिर्फ सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने के लिए ठीक हो गया, कि ठीक हो गया। ईरान को काबू करने की ताकत हमारे पास है, यमन को काबू करने की, तो लिहाजा हमें पैसे देने चाहिए। और ये सारी इसराइल की जो बदमाशी, आपने चूंकि लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं भी उसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा जी, जी। कि इसराइल की बदमाशी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से है। अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका उसकी ईरान अमेरिका की ठीक है, तो फिर अमेरिका के हवाले से एक इसराइल और भी अमेरिका जहन में की सवाल बात उभरता कर रहा है जुल्फकार राहत साहब, ये जो हमला है अमेरिका पर तकिया करने वाले बहुत सारे ममालिक, खासकर अरब ममालिक की आंखें खोल देने के लिए आपको नहीं लगता कि काफ़ी है? और इस सारे मामले में चीन की पोजीशन अहम नहीं हो गई क्या? क्योंकि अब वो तो किरदार कुछ ना कुछ तो अदा कर सकता है, क्योंकि उसने गुज़श्ता दिनों ही डॉलर और अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज भी किया है, बहुत सारे ममालिक को अपने साथ खड़ा किया और अमेरिका को पैगाम दिया। तो अब तो बहुत सारे जो वो ममालिक थे जिनको चाइना ने पैगाम दिया, उनको खुद इसराइल ने पैगाम दिया अमेरिका के हवाले से। यास्मा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, अमेरिका पहले दे चुका कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मन को टारगेट करेगा, वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। और कतर ज़ाहिर मफामती एक रोल अदा कर रहा था। कतर के अंदर हमला करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी मुल्क के अंदर किसी वक्त भी किसी शक्ल में भी अटैक करके अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात जो सारे दोस्त ही कर रहे हैं, ये 96 अरब डॉलर का मुआहदा अमेरिका के साथ कतर ने किया। हाँ जी। यानी आप हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर जो तलीमी इदारे हैं, जिसमें हार्वर्ड है, जिसमें कॉर्नियल है, वहां पे 4.7 बिलियन डॉलर अतिया करता है कतर। यानी अमेरिकन एजुकेशन के इदारों को 5 बिलियन डॉलर के लगभग अतिया दे देते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए इनके पास खजूरें हैं और ज़कात के पैसे हैं, और वो खजूरों के 4 भेज देते हैं जहाज हर रमजान मुबारक में, और कहते हैं और कि अब खुश हो जाते हैं। ये बात आसमा अब मैसेज चला गया पूरी मुस्लिम उम्मा को। एक दफा फिर गया, तो खैर बहुत दफा है, ईरान के वक्त भी गया था, पाकिस्तान पे जब हुआ तब भी गया था, लेकिन अब एक मैसेज गया कि 500 बिलियन डॉलर से बड़ी एक इकोनॉमी के ऊपर वो अपना अटैक नहीं रोक सके। और जिस तरह इजराइल ने वहां पे टारगेट किया है, और उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने आया है। और अब जाके कतर फिर रिलाय कर रहा है, सऊदी अरब फिर अमेरिका के ऊपर रिलाय कर रहा है, और जिस तरह यूएई कर रहा है, इन सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। ठीक हो गया। इनको चाहिए ये पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएं, और पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के इदारों के अंदर कि अगर ये जितनी खुशामद के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को या तलीमी इदारों को दे रहे हैं, उसका एक 5%, 1%, 2% भी अगर पाकिस्तान को दे दें, तो ये सारी मुस्लिम उम्मा की हिफाजत पाकिस्तान बेहतर हो सकती है। लेकिन ये अली फुरकान साहब, ये एक अमेरिकी थिंक टैंक इदारा जिसका मैंने जिक्र किया इब्तदाई के अंदर, उसने कहा है कि इजराइल अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए तुर्की पर भी हमला कर सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के जो सफ़ीर हैं वो BBC को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि जी हम अमेरिका हमेशा जो है अमरीकी मफादात के लिए काम नहीं कर रहे होते, बाज़ दफ़ा हम सिर्फ इत्तला देते हैं अमेरिका को और हम उसी को काफ़ी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम ये समझें कि इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं रहा, या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि नहीं जी मैं ये करूंगा और आप कहिएगा कि बस इत्तला दे दी थी आपको, दैट्स इट, और आपको कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल में इसराइल के लिए शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और एक तो इसका एक पहलू इस हमले का जो ये है कि ये हमला एक तरह से नाकाम रहा है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पे आप इस हमले को किसी सूरत भी कामयाब नहीं कह सकते जो कतर के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें उनके हदफ जो है वो हासिल नहीं हो सका। इससे पहले आप देखें, चाहे शाम था, इराक था, ईरान पे हमला किया, यमन में किया या लेबनान में, तो उनके अहदाफ उनके किसी न किसी हद तक हासिल हुए। ये हमला एक नाकाम रहा। एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू ये कि अमरीकी सदर जो हैं वो उन्होंने अपनी नाराज़गी का बाकायदा तौर पे इसके ऊपर इजहार किया है, और ये यकीन दहानी करवाई है शाम को, माफ़ी चाहता हूँ कतर को कि दोबारा इस किस्म का हमला नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा अगर इसराइल, आप इससे पहले देखें कि ईरान की सूरत हाल के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको रेस्क्यू किया वहाँ से, ईरान वाली सूरत हाल से, और वो एक जंगबंदी की सूरत हाल जो है वो पैदा की। अब की सूरत हाल मेरे हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नाराज़गी है, अगर नेतन्याहू आगे बढ़ते हैं तो ये नाराज़गी किसी रद्द अमल में भी बदल सकती है। तो ये शायद इतना मुमकिन नहीं होगा इसराइल के लिए इसको आगे बढ़ाना। आप देखिए मगरिब में उनकी हमायत इसराइल की
बहुत ज़्यादा कम हो गई है। स्पेन जैसे मुल्क, इटली जैसे मुल्क जो है वो उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, इसराइल के ऊपर तजारत ख़त्म कर रहे हैं उनके साथ। तो हमायत उनकी ना सिर्फ यहाँ कम हुई है खित्ते में, बल्कि बाहर भी कम हुई है। बहुत ज़्यादा बात हुई अरब मुल्कों की कि वो शायद इस सूरत हाल में आगे किसी इत्तेहाद की सूरत बढ़े। तो उससे पहले मेरी नज़र में एक सवाल बहुत अहम है। वो सवाल ये है कि इसराइल के लिए ये मुमकिन नहीं था इन अरब मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल किए बगैर कतर के ऊपर हमला करना। तो पहले ये तय होना बाकी है। उर्दन ने तो ये वाजे किया है कि उनकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं हुई। तो बाकी ये कौन से मुल्क हैं, किस मुल्क ने इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी? अगर फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी, क्यों करने दी इजाज़त? और अगर वो रोक नहीं सकते थे तो क्या ये इतला की गई आगे कतर को कि ये हमला जो है वो होने जा रहा है? ये सवालात पहले होना बाकी हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल जिस दिन तय होगा उसके बाद फिर अगला सवाल जो है उसकी तरफ बात हो सकेगी। बिल्कुल जी, और अभी तक इस सवाल का जवाब जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो कोई लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, ना आपस में कोई इस तरह की बड़ी बैठक हो रही है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हों और कोई जवाब इसका हमारे सामने आ सके। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मिल रहे होंगे। ख्याल रखिएगा अपना।